नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात। सभी मित्रों को, हर भाई बहन का स्वागत अभिनंदन करते हैं। राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है। बात करेंगे पर्यावरण की क्लास की, यानी कि इन्वायरमेंट की क्लास की। टारगेट है हमारा पर्यावरण में 30 में से 28 मार्क्स लाना। और ये 6वीं क्लास है भैया। यहाँ पे सिलेबस वाइज, पार्ट वाइज आपकी क्लासेस चल रही हैं। आज की क्लास है, सेकंड क्लास है, भोजन एवं पोषण से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। 6वीं क्लास है और इसकी पहली वाली आपने क्लास नहीं देखा है तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी क्लासेस, मैथ्स पेडागोजी, मैथ्स क्लास, ठीक है, बाल विकास पेडागोजी, सभी की क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, सभी क्लासेस अटेंड कीजिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे, खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हंसते हुए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ बढ़िया मिलजुल के रहिए और तैयारी बेहतरीन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही उम्दा होने वाला है। कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि सभी ने तैयारी जोरदार की है। जिसने अत्यधिक जोरदार की होगी तैयारी, भैया सिलेक्शन वहीं पर होना है। किस्मत पे भरोसे मत बैठिएगा। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की आज, कि दूध का पाश्वीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, दूध का जो पाश्वीकरण होता है कैसे किया जाता है। ठीक है, 100 डिग्री पर 15 मिनट तथा 90 डिग्री पर 5 मिनट तक गर्म करके, 100 डिग्री और 15 मिनट तक यानी 90 डिग्री पर 32 मिनट तक गर्म करके, ठीक है, या 70 डिग्री पर 15 मिनट या 62, ठीक है, 62 डिग्री पर 5 सेकंड तक गर्म करते हैं, या 71 डिग्री पर 15 सेकंड तथा 62 डिग्री पर 32 मिनट तक गर्म करते हैं। तो यह दूध का जो पाश्वीकरण कैसे किया जाता है, अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएंगे। तो डी फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दूध का पाश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। हर भाई बहन ध्यान देंगे, हर शिक्षक बंधु, क्योंकि आप हमारे देश के भावी अध्यापक है। ठीक है, क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय कुछ बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है, निम्नलिखित में से उसमें कौन सा सम्मिलित है। खाने को ज़्यादा देर तक पकाना चाहिए, खाना सदैव ढककर पकाना चाहिए, खाना पकाते समय पानी का कम प्रयोग करना चाहिए। अब बताइए, ए बी सही है, ए सी सही है, या बी, ये दो की जगह यहाँ पे बी है, बी और सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है। देखिए, खाना जो है देर तक नहीं पकाना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। खाना सदैव ढककर पकाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। भोजन जो है सदैव ढककर पकाना चाहिए, ताकि भोजन सुरक्षित रहे। ठीक है, कीड़े मकोड़े न पड़े, कचड़ा न पड़े, ठीक है, स्वस्थ भोजन रहे। और तीसरा है, खाना पकाते समय पानी का कम प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पानी का कम ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसके विटामिन की गुणवत्ता बनी रहे। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं, आइए देखते हैं। देखिए, साग पूरी जो है, देखिए यहाँ पे व्यंजन दिया गया है राज्य, यानी कि राज्यों का जो व्यंजन माना जाता है। ठीक है, वहाँ पर वहाँ के लिए आपको बताना है। ठीक है, क्षेत्रीय व्यंजन जिसे बोलते हैं, कि अपने अपने राज्य में कौन कौन से व्यंजन व्यंजन होते हैं ज़्यादातर। देखिए, उत्तर भारत के लोग क्या है, रोटी खाना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, और आपके तटीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जो मछली चावल अधिक खाते हैं, तटीय क्षेत्र जो होते हैं, यानी कि जो समुद्री इलाका के आसपास होते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जो है साग पूरी प्रसिद्ध है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या, साग पूरी प्रसिद्ध है। और राजस्थान में आपका क्या है, मलाई घेवर प्रसिद्ध है राजस्थान राज्य में। और झारखंड में मसूर टेंगा दिया है। ठीक है, तो झारखंड में मसूर टेगा गलत दिया है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका जो है सुमेलित नहीं है। झारखंड का क्या होता है भैया, झारखंड का होता है रुगड़ा, यानी कि मशरूम या मडुआ रोटी। ठीक है, रुगड़ा, मशरूम या मडुआ रोटी होता है। और चौथा का त्रिपुरा में बेरम, यानी कि मछली प्रसिद्ध व्यंजन है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सागपुरी, राजस्थान में मलाई घेवर, और झारखंड में जो होता है आपका मशरूम या मडुआ रोटी या रुगड़ा होता है, और त्रिपुरा में बेरम। तो सुमेलित नहीं, वह तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, आपके सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक परिवार के दो सदस्य गौरव और गुड़िया क्रमशः
वर्णांधता और हीमोग्लोबिन से प्रभावित हैं। इस प्रकार की बीमारियां किस प्रकार की होती है? देखिए यहाँ पे नाम दे दिया गया, कोई अन्य नाम भी आपका दे दिया जा सकता है। क्वेश्चन का सार ये है कि वर्णांधता और हीमोग्लोबिन को प्रभावित करने वाली बीमारियां आपकी कौन कौन से हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी जन्मजात बीमारियां होती हैं या उपार्जित बीमारियां होती हैं, वर्णांधता और हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो देखिए जो वर्णांधता और हीमोग्लोबिन होता है प्यारे मित्रों, यह आपके क्या होती है? केवल जन्मजात बीमारियां कहलाती हैं। ठीक है, मैं बता दूं जन्मजात बीमारियां कहते किसे हैं? वे बीमारियां जन्मजात कहलाती हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जन्म से ही होती हैं, जन्म से ही प्रारंभ होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन और वर्णांधता। अब यहाँ पे दिया गया है आपका उपार्जित दिया गया है। उपार्जित वे बीमारियां होती हैं मित्रों कि जो हमें वातावरण में मिलती हैं, जैसे इसके संबंधित बोले पेचिश हो गया, काली खांसी, छोटी माता। ठीक है, ये सभी उपार्जित बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, ये जान लेना है, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियां। संक्रामक बीमारियां वे बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं। अवय रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव ही होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, और असंक्रामक रोग जो होते हैं ऐसे रोग होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते हैं, उनके कारक भिन्न होते हैं, लेकिन वे बाहरी कारक जो सूक्ष्मजीव नहीं होते हैं वे समुदाय रूप में फैल जाते हैं, यद्यपि ये बहुधा आंतरिक एवं क्या है असंक्रामक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्रकार के कैंसर हो गए, आनुवांशिक असामान्यता के कारण हो गया, उक्त रक्तचाप का कारण हो गया, अधिक वजन होना या व्यायाम करना, ये सभी आपके उपार्जित में आते हैं। और जन्मजात केवल वर्णांधता और हीमोग्लोबिन है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। इस प्रकार के रोग के प्रमुख कारक सूक्ष्मजीव होते हैं। सूक्ष्मजीव विभिन्न समुदाय में फैल जाते हैं जिससे यह रोग फैलता है। इसके कुछ उदाहरण हैं टिटनिस, पीलिया आदि, ये दो दिया गया है। ठीक है, उपरोक्त कथन किस प्रकार के रोग जो है विषय में बता रहा है? जन्मजात हैं, उपार्जित हैं, संक्रामक है या असंक्रामक है। यानी कि जो टिटनिस पीलिया रोग होता है, ठीक है, यह आपका कौन से समुदाय में आता है? जन्मजात में, उपार्जित में, संक्रामक में, असंक्रामक। मैंने जन्मजात और आपके उपार्जित बता दिया, संक्रामक असंक्रामक इसलिए मैंने पहले आपको डिटेल से बता दिया था। चलिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया। जन्मजात होगा, ठीक है, या संक्रामक होगा या असंक्रामक होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, जो टिटनिस और पीलिया होते हैं ये आपके संक्रामक रोग कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पोलियो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। और तीसरा दिया है भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, ए बी सी सही है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी आपके तीनों कहे हैं कथन सही हैं। ठीक है, क्योंकि टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है और पोलियो जो है दूषित जल एवं भोजन से ही फैलता है। ठीक है, और आपके भारत से जो पोलियो है, चेचक है, का उन्मूलन हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जो आपका क्या होता है डिप्थीरिया यानी काली खांसी का अगर पूछ लिया गया कि टिटनेस की रोकथाम के लिए क्या लगाते हैं, तो उसमें क्या है डीपीटी का टीका लगाते हैं। ठीक है, खांसी, काली खांसी जिसे बोलते हैं और डिप्थीरिया बोलते हैं, उसे डीपीटी का टीका लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बीसीजी का टीका कहाँ लगाते हैं भैया? तो टीबी की रोकथाम के लिए लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो आपका पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। तो उपरोक्त आपके सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों, यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देता है, क्योंकि अब देखिए खट्टे फल में सभी लोग जानते हैं ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है और यह स्कर्वी के रोकथाम के लिए काम आता है। लेकिन यहाँ पे आपको दांतों में दर्द होने के साथ साथ दे दिया है खून भी आता है, लेकिन कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया। यानी कि खट्टे फलों से दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है,
खट्टे फलों से विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। बिल्कुल सही है, खट्टे फलों से दांत साफ हो जाते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना है कि इस सिचुएशन पे आंसर कौन सा हो सकता है। ठीक है, देखिए मरीज है और दांत में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है, तो भैया इसके देखिए खट्टे फलों से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और खट्टे फलों से विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। खट्टे फलों से दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं जिससे दर्द कम हो जाता है और खून भी बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सुमेलित करना भाई टिटनेस, चेचक, मलेरिया, ठीक है, ये कारक दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए टिटनेस का कारक कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे नीचे ABC कूट भाषा भी दिया गया है आपका। ठीक है, तो चलिए बताइए यहाँ पर आप लोगों को पता हो, वीडियो जरूर पॉज करके कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वाला ही हमेशा जीतता है। कोशिश करेगा, आप लोग कोशिश करेंगे तभी भैया जीतेंगे। कोशिश करने के कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस होने से आपका भी क्या होता है भैया, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो अंदर से आवाज़ आती है, नहीं भैया पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसा करो, ये सही होगा। एग्जाम में हमेशा आप एक बार माइंड किया करिए। ठीक है, तो टिटनेस का हो जाएगा भैया, क्या होगा, जीवाणु जनित होता है। चेचक होता है विषाणु जनित होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित होता है। ठीक है, रोग और कारक दिया है। ठीक है, तो जीवाणु जनित कारक से आपका क्या होता है, टिटनेस का रोग होता है। ठीक है, जीवाणु जनित का टिटनेस, चेचक का विषाणु होता है, मलेरिया का प्रोटोजोआ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी-बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है। बहुत अच्छा उम्दा प्रश्न है कि विटामिन जो B1 है प्यारे मित्रों, उसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है बेरी-बेरी, प्रमुख उसका लक्षण क्या है। ठीक है, अंधेरे में कम दिखाई देता है, बच्चों की मानसिक विकलांगता, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर जो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना होगा इज द राइट आंसर होगा। विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो बेरी बेरी का प्रमुख लक्षण है कि जो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, वही इसका प्रमुख लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे मित्रों कि सोनू जो है रतौंधी या पाचक नाल में संक्रमण और नेत्र संक्रमण जैसे रोगों से ग्रसित है। इस प्रकार में कौन सी खाद्य सामग्री उनको रोगों से निजात लाभकारी होगी। यानी इस क्वेश्चन का सार यह है कि अगर रतौंधी रोग है, पाचक नाल में संक्रमण और नेत्र संक्रमण जैसे रोग से ग्रसित है, कोई भी आदमी, कोई भी जीव ग्रसित है, तो इस प्रकार में कौन सी उसको खाद्य सामग्री दी जाए कि उनका रोगों से निजात हो सके। ठीक है, निजात में लाभकारी हो, यानी कि छुटकारा मिल सके। मछली, यकृत, गाजर, हरी पत्ती वाली सब्जियां, मांस। तो देखिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या क्या चाहिए भाई, ये मछली का यकृत, गाजर और हरी पत्ती वाली सब्जियां, यानी ABC आपके तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आपके सिलेबस बिल्कुल नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन है कि दूध में कोई विटामिन नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है भैया कि दूध में विटामिन नहीं होता। बच्चा बच्चा दूध पीकर बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, शक्तिशाली होते हैं केवल दूध के ही। जब बच्चा जन्म लेता है तो माता का दूध पीता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो गाय और भैंस का दूध पीता है। ठीक है, तो भैया विटामिन दूध से मिलता है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है सत्य नहीं है, यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल गया। लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम नहीं है, यह है हम यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टडी कर रहे हैं। सेकंड है कि विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा सुल्की हो जाती है। बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसके कारणवश, कौन से विटामिन के कारण त्वचा शुष्क और हल्की हो जाती, तो विटामिन ए के कारण हो जाती है। ठीक है, तीसरा है जोड़ों में पीड़ा होने से स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। बिल्कुल सही बात है। अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो समझ लिए स्कर्वी के लक्षणों में से एक है आपका, और इसके विटामिन सी की कमी के कारण ही होता है स्कर्वी रोग। चौथा, विटामिन B1 के अभाव के कारण हृदयघात हो सकता है, वायुजात। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि हृदयघात हो सकता है कौन से विटामिन के अभाव के कारण, कमी के कारण, तो विटामिन B1 के कमी के कारण ही आपका हृदयघात रोग होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियां जो होती हैं हड्डियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन डी। देखिए सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि जो स्वस्थ और अस्थियां होती हैं, लगभग बचपन से 8th क्लास से हम ये पढ़ते आ रहे हैं भैया,
कैल्शियम और जो विटामिन डी होता है, हमें धूप से विटामिन डी मिलता है, ठीक है। हमारे जो, ठीक है, वयस्क होते हैं घर में, ठीक है, मुखिया होते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं सुबह उठकर धूप लिया करो 5-10 मिनट, ठीक है। ठंडी में हम ज़्यादातर धूप लेते हैं क्योंकि ठंड में, ठीक है, शरद के मौसम पर तो विटामिन डी हमें धूप से मिलती है, और कैल्शियम एवं विटामिन डी से क्या होता है, स्वस्थ अस्थियों और हड्डियों के लिए आवश्यक होता है ये, ठीक है, कैल्शियम और विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लौह अयस्क है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो लौह अयस्क आपके तीनों में जरूरी है, तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भैया अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है, देश को संबोधित कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल रही है। आज ही चैनल को ज्वाइन करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिलेगी, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, और पीडीएफ फाइल भी आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है भैया? सुमेलित नहीं है, बहुत अच्छा उम्दा प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए फटाफट। ए रेटिनॉल, बी1 थायमीन, कैल्शियम और डी फास्फोरस दिया है। चलिए बताइए कौन किसका आंसर सही है भैया, ठीक है। तो देखिए मैं बता देता हूं, ए रेटिनॉल बिल्कुल सही बात है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। लेकिन जो विटामिन डी का है यहाँ पर गलत दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा विटामिन डी का क्या होता है, रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। लेकिन विटामिन ए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपका सही है। जो हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन में B12 जो दिया है, ये आपका यहाँ पे बेमेल दिया, सुमेलित दिया है, गलत है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, बी वाला B12। तो B12 का देखिए रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, साइनोकोबाल्मिट होता है। क्या होता है, साइनोकोबाल्मिट, आपको याद रखना है, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? यानी जो लौह तत्व है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपके तत्व बताने हैं कौन कौन से है होगा। आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर, बंद गोभी भिंडी गुड़। तो बताइए भैया सबसे ज़्यादा जो आपके प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है वह होता है आंवला पालक और गुड़, यानी कि राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगी। ये सीटेट सितंबर 2016 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है भैया, तो आइए देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। कटे घाव के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है देसी इलाज जिसे बोलते हैं, ठीक है, उपचार बोलते हैं कुछ, जिसे देसी यानी कि घरेलू उपचार बोल देते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कुछ जो प्रमुख रोग हैं और उनके क्या घरेलू उपचार है। तो कटे घाव पर क्या लगाते हैं, सामान्य ज्वर पर क्या करते हैं, आँख की सूजन आ जाए तो क्या करते हैं, दांत का दर्द आ जाए तो क्या करते हैं। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, ए में क्या क्या आएगा ये आपको बताना है। नीचे कूट भाषा दिया रहता है, मैं डायरेक्टली आपको आंसर पे आता हूँ कि कटे घाव पे क्या लगाते हैं, ठीक है। कटे घाव पे हल्दी का लेप लगाया जाता है, यानी कि हल्दी का चूर्ण लगाया जाता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। कटे घाव पर क्या लगाया जाता है भैया, हल्दी का चूर्ण लगाया जाता है। सामान्य ज्वर हो अगर, ठीक है, तो क्या करते हैं, मेथी के बीजों का चाय ले लेते हैं तो सामान्य ज्वर ठीक हो जाता है। अगर आंख में सूजन आ जाए आपके, ठीक है, तो क्या करेंगे, धनिये के बीजों से उसे लेप लगा लेते हैं तो सही हो जाता है। और दांत में दर्द आता है तो क्या करते हैं भैया, दांत में दर्द आता है तो हींग का चूर्ण से दबा लेते हैं, हींग का चूर्ण वहाँ पे दबा लीजिए तो दांत का दर्द खत्म हो जाता है। तो ये आपके घरेलू कुछ उपाय हों, और इससे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये सभी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर कौन से हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो 3 आर हैं कौन कौन से हैं, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। देखिए तो तीसरा ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो 3 आर हैं, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, यानी कम उपयोग करना है, पुनः चक्रण उसे दोबारा मिलाकर फिर पुनः उपयोग करना है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं इनमें जो मिड डे मील की योजना कब शुरुआत की गई थी, किस वर्ष में। सन 1999 में, 2002 में, 2004 में, 2008 में, किस वर्ष किया गया था भैया। चलिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो 2004 में सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी, सन 2004 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आपका आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक वयस्क को प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। वयस्क, देखिए पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन वहाँ पे आया था। ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या है 10 से 12 वर्ष का क्वेश्चन था कि 10 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कितने कैलोरी चाहिए। ठीक है। तो 10 से 12 वर्ष के अगर बच्चा है तो उसको कितना चाहिए भैया। ठीक है, मिनिमम 2000 कैलोरी चाहिए 10 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। अगर बच्चा 12 से 14 वर्ष का है तो उसको कितना चाहिए, 2200 कैलोरी समथिंग चाहिए। ठीक है। अगर बच्चा मान लीजिए 14 से 16 वर्ष का पूछ लिया गया तो उसको कितना चाहिए, 2600 कैलोरी चाहिए। ठीक है, औसतन डेली। और बच्चा भैया 15 से 18 है, अगर 15 से 18 वर्ष का बच्चा है तो उसको 3000 लगभग डेली एवरेज में आपको कैलोरी चाहिए। अगर वयस्क है, जैसे ये क्वेश्चन में पूछा गया वयस्क को प्रतिदिन कितना लेना चाहिए, कितना 2500 से 4000 कैलोरी लेना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए भैया कि ठीक है 60 से लेके 75 तक अगर कोई वृद्ध हैं तो उनके लिए कितनी कैलोरी चाहिए, तो उनके लिए 2300 कैलोरी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है। और पीडीएफ फाइल फ्री पाने के लिए आज ही चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, सर्च करना है आपको रॉकिंग इन्फॉर्मेशन या VKJ97। टेलीग्राम में जाइएगा, आप सर्च करिए VKJ97, आपको ग्रुप मिल जाएगा, या रॉकिंग इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो ग्रुप मिल जाएगा। और बात करेंगे सीटेट, संविदा शिक्षक, MP टेट, रीट, TT, UP TT, KBS, सभी राज्यों का बेस्ट शिक्षा पात्रता परीक्षा चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन 2020 का अपडेट चैनल है, जो आपके नए सिलेबस, नए पैटर्न पर सभी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री शिक्षा के साथ साथ सरकारी नौकरी के लिए सफल कराया जाता है। तो आज ही चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जरूर हम इवनिंग में लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा, क्योंकि उनको प्रणाम करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं, इस मुकाम पर हैं। ठीक है, तो माता पिता को हमेशा खुश रखिए और उनकी बातों को कभी बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।